So my dear students, as per your doubt, I am going to solve sum number 22 from your MCQ sheet. मैंने आप लोगों को जो notes दिया है उसमें पेज नंबर 61 है, ये 62 है, ये सॉरी पेज नंबर 62 है, ये motion in one dimension. Okay, non-uniform की category में आता है ये. So the question says a body is moving under from rest, मतलब initial velocity 0 है, under constant acceleration a मान लेंगे हम उसको. उसका s1 displacement होगा जब उसका time रहेगा in the first p minus 1 second. So जब भी time p minus 1 second complete होगा तब जाके s1 displacement complete होगा. Similarly s2 displacement होगा in the first p seconds. Okay, then the displacement in p square minus p plus 1 the second, उस पर कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ये चेक करना है. चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं. तो सबसे पहले ठीक है, S1 जो है दैट इज हैपनिंग अभी UT, मतलब बेसिकली मैं लिखने वाला था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ए स्क्वायर. U 0 है, गायब हो जाएगा, फिर बचेगा हाफ ए. P के जगह पे मैं लिखूंगा P माइनस 1 का होल स्क्वायर. ओके, तो S1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ हाफ ए P स्क्वायर माइनस 2P प्लस 1. जस्ट ऐसे लिख के रखता हूँ. देन S2 की बात करता हूँ. S2 के लिए अगर मैं देखूंगा हाफ ए पी स्क्वायर, ये होगा S2. अब जस्ट मोमेंट, क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 सेकेंड में कितना होगा, ऐसा पूछा. बढ़िया. तो एस nth सेकेंड, मतलब एस nth सेकेंड वाला फॉर्मूला जो है ना, वो फॉर्मूला यूज करना है आपको. एस nth सेकेंड का फॉर्मूला दैट इज यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1. ये फॉर्मूला याद है ना सभी को, nth सेकेंड वाला फॉर्मूला. यस सर. यस, तो वो फॉर्मूला हमें यूज करना है. तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर. u तो 0 हो जाएगा, बेसिकली हाफ ए इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 माइनस 1. देख लेते वही है क्या, हाँ, जस्ट कंफर्म किया मैंने, वही है. इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. हाफ ए 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1. इधर प्लस 2 आएगा, इधर माइनस 1, प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1. कितना आएगा अब तक, किसी को कोई डाउट? नो. वेरी गुड. ये एस nth सेकेंड है, ये हमें ढूंढना है. ठीक है, अब बेसिकली हाफ ए इधर भी है, देखा जाएगा तो हाफ ए इधर भी है, हाफ ए इधर भी है. ठीक है, मतलब S1 और S2 के अंदर भी हाफ ए है. अभी चलो इसमें से ये फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं. अब यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर बेसिकली आप अगर ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 आएगा. यहाँ पर भी 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 आएगा. तो ठीक है भाई, हाफ ए इनको स्प्लिट करते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. बेसिकली हाफ ए पी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ S2, एंड हाफ ए पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 की जगह पे लिख सकता हूँ S1. सो बेसिकली इसका आंसर बन जाएगा S1 प्लस S2. एम आई क्लियर? दैट्स योर आंसर. किसी को भी कोई भी डाउट? नो सर. नो. वेरी गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का पहले उन्होंने बोला P1 P माइनस 1 टाइम के बाद ये डिस्प्लेसमेंट होती है, तो मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया. सेकंड केस में भी उन्होंने वही बोला था कि P के बाद होती है, तो ये वाला सेम फॉर्मूला यूज़ किया, हाफ ए टी स्क्वायर वाला. देन थर्ड केस में उन्होंने बोला था कि ये पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 के सेकेंड में माइनस 2p, अच्छा माइनस पी प्लस 1 के सेकेंड में होता है करके उन्होंने बोला. तो हमने क्या किया, nth सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ किया. फॉर्मूला यूज़ करके जब सॉल्व किया तो फाइनली मुझे आंसर मिल गया. ओके, तो चलो प्लीज नोट इट डाउन.
So yeah, my dear children, let's try to solve 16th question as per your next doubt. A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds and s2 in the next 10 seconds, then चलो ठीक है, टोटल 20 सेकेंड्स का एक्सेलरेशन है जिसमें S1 डिस्टेंस पहले 10 सेकेंड्स में हुआ है, S2 डिस्टेंस दूसरे 10 सेकेंड्स में हुआ है. ओके, ये रेस्ट में से स्टार्ट हो रही है क्या, वो भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं. पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. हाँ, रेस्ट में से स्टार्ट हो रही है, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो फर्स्ट वाला S1 फाइंड कर लेते हैं. S1 इज इक्वल टू u0 है ना भाई, तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर. टी की जगह पे 10 डाल दूंगा, 10 स्क्वायर. सो कुल मिलाकर सॉरी, हाफ ए 100. ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब S2 कैलकुलेट करने के लिए वापस मुझे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना है, लेकिन S2 के केस में जो ut है वो ये है. अब ये फाइंड करना नहीं यार, मैं काम करता हूँ, टोटल ना S निकाल देता हूँ. एस निकालना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, यू निकालना पड़ेगा, मतलब इधर का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर उसको यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा. उतना झंझट मैं करना ही नहीं चाहता. टोटल एस निकालता हूँ. टोटल एस के लिए वापस u इज इक्वल टू 0 है, तो इट विल बी हाफ ए इंटू टी. टोटल टाइम इज 20 सेकेंड्स, सो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर. ओके, तो कुल मिलाकर हाफ इंटू 400 ए. अब S2 अगर आपको निकालना है, S2 मतलब क्या होगा, टोटल S में से S1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. S माइनस S1, सो S में से S1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं. सो S के इसमें हाफ ए, दोनों के इसमें हाफ ए है, तो कॉमन निकाल देते हैं. S के लिए 400 रहेगा, माइनस ऊपर वाले के लिए 100 रहेगा. कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास रहेगा हाफ ए मल्टीप्लाइड बाई 300. ये हो जाएगा आपका S2 का वैल्यू. ओके, फाइनली उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं. क्वेश्चन में If दिया, it travels a distance s1 in the first 10 seconds and the distance s2 in the next 10 seconds, then देन अच्छा, चार रिलेशन दिया, चार में से क्या करेक्ट. बेसिकली S1 और S2 के बीच में रिलेशन दिया हुआ है. ठीक है, S1 इज इक्वल टू समथिंग ऐसा दिया हुआ है, तो ठीक है भाई, S1 को LHS में अकेला कर देते हैं. मतलब बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं है क्या है, चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है बोला, एंड चारों ऑप्शन में कॉमन मेरे को क्या दिखाई दिया, S1 LHS में है. तो एक काम करता हूँ, S1 और S2 को पहले डिवाइड कर लेता हूँ. S1 अपॉन S2. S1 में क्या है भाई, 100 है, हाफ है 100. S2 में क्या है, हाफ है 300. सो यहाँ पर मैं हाफ है कैंसिल करने के बाद डायरेक्टली मैं 100 अपॉन 300 करके लिख सकता हूँ. S1 को LHS में रखेंगे तो हमारा आंसर बचेगा S2 अपॉन 3. दैट्स योर आंसर. एम आई क्लियर? yes, sir. प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट. एक और बात दिमाग में रखना कि एंट्रेंस एमसीक्यूज टेक्सचुअल एमसीक्यू से थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर लगेगा आप लोगों को, बट बिल्कुल भी टेंशन मत लो. वो इनिशियली आप लोगों को डिफिकल्ट ज़रूर लगेगा, बट हम लोग जैसे ग्रेजुअली सॉल्व करते जाएंगे. सी बेसिकली किसी भी चीज़ का डर कैसे निकलेगा, इमेजिन करो, आप फर्स्ट टाइम जब साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे थे बचपन में, तो इनिशियली तो डर सभी को लगता है, यार दो ही व्हील है, कैसे बैलेंस होगा, गिर जाएगा वगैरह वगैरह. लेकिन जब आपने प्रैक्टिस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते गए साइकिल चलाने का, हर दिन, फर्स्ट डे फेलियर था, सेकंड डे फेलियर था, एन नंबर ऑफ डेज फेलियर था, देन n+1 डे पे आपको थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलना शुरू हो गया, देन n+2 डे पे थोड़ा और सक्सेस मिलना शुरू हो गया, देन थोड़ा और सक्सेस, देन बाद में इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि भाई दो व्हील भी हमारे लिए ज़्यादा पड़ जाता है, हम कभी कभी एक व्हील में भी चलाने की कोशिश कर लेते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स लाइक सिमिलरली होता है एंट्रेंस प्रैक्टिस भी. एंट्रेंस एमसीक्यूज इनिशियली भी अभी आप देख रहे हो ना, आपको लगेगा कि यार थोड़ा डिफिकल्ट है यार, ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है. अभी तो आपने सिर्फ स्टार्ट किया है. अभी आप रेगुलर बेसिस में अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब आप लोगों का एंट्रेंस एमसीक्यू जो है ना थोड़ा और इजी लगना शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, Sir, just 17 question कैसे solve करना है बता सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन? 17. 17. ये 16 हो गया सभी का लिख के.
17th क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन एट टाइम t। अच्छा, x का एक्सप्रेशन दिया इन टर्म्स ऑफ t, एक्सेलरेशन पूछा है। ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आप सी बेसिकली आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन का टाइम से रिलेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज dv by dt। बट आपके पास वेलोसिटी भी नहीं है, तो वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी का टाइम से रिलेशन होता है dx by dt। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस x को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वेलोसिटी निकालेंगे, एंड देन इस वेलोसिटी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? बेसिकली डिफरेंशिएट करना, दो बार डिफरेंशिएट करना है। Let's solve question number 36. Two cars moving in the same direction. Okay, yeah, now it will be visible for you guys. Two cars moving in the same direction with same speed. Just a moment. Yeah, with same speed, 30 km per hour. They are separated by a distance of 5 km. The speed of the car moving in opposite direction, if it meets these two cars at an interval of 4 minutes, will be how much? अगर ये दोनों कार को एक दो कार्स है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रही है, दोनों के बीच का सेपरेशन 5 किलोमीटर है। यहाँ पर कार का लेंथ वगैरह दिया नहीं है। ओके, सी मान लीजिए here is one car, here we have another car. Both the cars are moving with same speed, that is 30 kilometer per hour. Velocity of car. थर्टी किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन फैक्टर क्या बताइए, फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। 5/80 meters, 5/80। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो ट्राई मत करो, लेट इट बी। मैं इधर 6 3 कर सकता हूँ, इधर 6 5 कर सकता हूँ, हाथ मिला के तो 25/3 करके कर सकता हूँ। This will be in meters per second. Okay. Now the distance between them is 5 kilometer, which means it will be 5,000 meter. That will be the uh, displacement. Okay. Now एक कार है जो कुछ तो वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, लेट मी कॉल इट एज v। अब ये कार है ना, इन दोनों कार्स को इन दोनों कार्स के विड्थ के बारे में बोला होता तो फिर वो भी हम लोग कंसिडर कर देंगे, लेकिन इसके विड्थ के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब 100 मीटर 150 मीटर कुछ नहीं बोला, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे डायरेक्टली इनको, इसलिए मैंने उनको पॉइंट्स करके कंसिडर किया है। एनीवे, दूसरा एक कार है जो यहाँ से लेकर मतलब इस कार को क्रॉस करेगी और उसके 5 मिनट के बाद दूसरे नहीं 4 मिनट के बाद दूसरे कार को क्रॉस करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। सो यहाँ से यहाँ तक उसको ट्रैवल करने में जो भी टाइम लगा, दैट टाइम वाज 4 मिनट, 4 × 60 सेकेंड्स। ओके, रिलेटिव मोशन से अभी देखो इसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है हमें पता नहीं है, इसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है वो भी पता नहीं, बट रिलेटिव तो मैं निकाल सकता हूँ। ओके, सो रिलेटिव मोशन ऑफ सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ this car with respect to this car will be addition of both the velocities, that is relative velocity will be equal to sab upon t। ये वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन बिटवीन दैट। अब रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी विल बी पहले वाले का वेलोसिटी माइनस दूसरे वाले का वेलोसिटी। अब दूसरे वाले का वेलोसिटी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू पहले वाले का वेलोसिटी, देयरफॉर आई विल राइट इट एज माइनस vc। दैट मीन्स मैंने इस बार है ना राइट साइड को नेगेटिव कंसिडर किया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर राइट साइड को पॉजिटिव ही कंसिडर करो, लेफ्ट साइड को नेगेटिव कंसिडर करो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा माइनस वी, माइनस वो राइट साइड की जगह पे जा रही है तो मैं उसकी जगह पे प्लस वी सी लिखूंगा। ओके, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी, हाँ डिस्प्लेसमेंट ये कर रही है ना, डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, दैट मीन्स माइनस 5000 लिखूंगा मैं यहाँ पर अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा, 4 × 60। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. ठीक है, अब ये वीसी का वैल्यू कितना है भाई, इट इज 25/3। इसको उस तरफ लेके जाता हूँ तो देखिए माइनस वी इज इक्वल टू माइनस, अभी चलो इसमें से कुछ कटिंग हो रहा है कि देखते हैं। 500 4,000 अगर निकालेंगे तो 250 125 अपॉन 6 आएगा आपके पास। यस, ठीक है, -125/6
ये माइनस वी सी जो है उस तरफ जाके प्लस वी सी हो जाएगा। वी सी का वैल्यू कितना है भाई, 25/3 होती है, 25/3। ओके, तो इसमें से अगर मैं नेगेटिव साइन को काटने की कोशिश करूँ तो ये नेगेटिव कटेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अपना आंसर यहाँ पर एलसीएम निकालना है आपको, इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/6 हो जाएगा। 125 माइनस 50 इज 75/6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है अब तक? अब ऑप्शन देखते हैं कि भाई ऑप्शन कैसे दिया हुआ उन्होंने। ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। बताइए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर पे कैसे कन्वर्ट करते हैं? into 18/5. 18/5। या वेरी ट्रू। तो इस पे कटेंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर 15 बचेगा। 15 इंटू 3 होता है 45। दैट्स योर आंसर। एम आई क्लियर? Yes. वेरी गुड। छोटा सा रिकैप देता हूँ क्या हुआ। सी दो गाड़ी थे, वो लोग मूव हो रहे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। ओके, उनके बीच का डिस्टेंस था 5000 मीटर, उनका दोनों का वेलोसिटी था 25/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब दूसरा एक कार है जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे उसने 4 मिनट में दोनों कार्स को क्रॉस कर दिया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज करेंगे। फर्क से होता है रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू द अदर कार विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस कार माइनस वेलोसिटी ऑफ द अदर कार। ओके, अब ये कार का वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अज्यूम किया बोल के माइनस भी डाल दिया मैंने, माइनस दूसरे कार का वेलोसिटी राइट हैंड साइड में, तो उसको मैंने प्लस डाल दिया। ओके, इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाल दिया, अपॉन टाइम जो है वो भी डाल दिया। ओके, कैंसिलेशन करके 125/6 बचता है यहाँ पर। ये जो माइनस वी सी है उसको दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो प्लस वी सी हो जाएगा। ओके, वी सी का वैल्यू है 25/3, ऐसे 25/3 लिख लिया। अब ये इधर का माइनस उड़ाने के लिए सबके साइन को चेंज कर दिया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। ओके, एंड देन इधर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/6 मिलेगा। 125 माइनस 50 इज इक्वल टू 75/6, जिसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के बाद 45 किलोमीटर पर आवर आ गया। प्लीज नोट इट डाउन। So my dear students, sum number 44 आपके सजेशन के अनुसार sum number 44 सॉल्व करते हैं अभी। A thief is running away on a straight road on a jeep moving with a speed of 9 meters per second. A policeman chases him on a motorcycle moving at a speed of 10 meters per second. तो Sir, कहीं ना, 45th. अच्छा आपने 45th बोला, ओके फाइन। अभी 44 स्टार्ट किया तो ये 44 कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद ठीक हम है सर। 45th की तरफ जाएंगे। A Okay, policeman sir. chases him on a motorcycle moving at a speed of 10 meters per second. If the instantaneous separation of Jeep from motorcycle is 100 meter, how long will it take for the policeman to catch it? Okay, ये बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। 44 इसमें बोला है कि भाई ये पुलिसमैन है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज गिवन एज 10। ओके, वेलोसिटी ऑफ thief इज गिवन एज 9। तो velocity of police with respect to thief जो होगा that will be velocity of police minus velocity of thief, that is 10 minus 9, that will be 1 meter per second। ओके, अब इनके बीच में सेपरेशन जो है that is given as 100, that is nothing but the position of policeman with respect to thief, तो वो भी relative displacement हो जाता है, that is nothing but 100, वो डायरेक्टली उन्होंने दे दिया। सवाल ये है कि कितना टाइम लगेगा। तो इधर देयर इज नो, सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन, हम डायरेक्टली विदाउट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जगह पे 1 लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 100 लिखेंगे, अपॉन टाइम की जगह पे t लिखेंगे। t इज इक्वल टू 1/100, नहीं, t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। दैट्स योर आंसर 44। जल्दी से नोट डाउन कर लो। So my dear children, आपका जो next doubt है that is basically this particular question. A man can swim with a velocity v relative to water
he has to cross a river of width d flowing with a velocity u, where u is less than v. The distance through which he has he is carried down the stream by the river is x, which is following statement is correct. यहाँ पर इन्होंने बोला if he crosses the river in minimum time then x equal to this, तो मिनिमम टाइम पे क्रॉस करना होगा तो x का वैल्यू इतना है करके इन्होंने बोला है। यहाँ पर भी मिनिमम टाइम की बात कर रही है, तो ठीक है कोशिश करते हैं। यहाँ पर x हैज टू बी मिनिमम वैसे काइंड ऑफ इन्होंने रेशियो बनाने की कोशिश की है। चलो देखते हैं, वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो पहले आंसर कैसे आएगा देख लेते हैं। Here we have a river. This is a river. Here we have a guy who is trying to travel straight. This is the person. He is trying to travel straight with velocity v, and the river is pushing the person down or maybe in some direction. This is reverse direction. Okay. So river is pushing him in with a velocity of u. ओके तो सबसे पहले मिनिमम टाइम की बात करना है। सीधी सी बात है, अभी वेलोसिटी v हो सकता है वो सीधा भी आ सकता है, वेलोसिटी v वो ऐसे भी जा सकता है, वेलोसिटी v वो ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी आने की कोशिश कर सकता है। अब पहले ऑप्शन में हमने अगर देखा तो उसमें मिनिमम टाइम की बात कर रहे हैं। तो मिनिमम टाइम में अगर आपको क्रॉस करना है यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपका ये कंपोनेंट दिस कंपोनेंट विच सी बेसिकली आपको क्रॉस करने में अगर आपने ना ऐसे भी ट्रैवल किया ना तो भी उसके दो कंपोनेंट्स टूटेंगे, एंड एक कंपोनेंट आपको क्रॉस करने में हेल्प करेगा, दूसरा कंपोनेंट आपको सिर्फ रिवर को ओपोज करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली आपका जो भी वेलोसिटी वो बढ़ रहा है, थोड़ा रिवर को ओपोज करने के लिए यूज किया जा रहा है, थोड़ा क्रॉस करने के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर पूरा का पूरा वेलोसिटी इसी डायरेक्शन पे दे दिया तो पूरा का पूरा वेलोसिटी क्रॉस करने में यूज किया जा रहा है। तो कंपैरेटिवली क्विकर लेवल पे मतलब जल्दी जल्दी अगर आपको क्रॉस करना होगा तो ये मेथड सबसे बेस्ट होगा, जहां पर आप पूरा का पूरा वेलोसिटी डेडिकेट करेंगे क्रॉसिंग के लिए। तो दिस कंपोनेंट इज ऑल फॉर क्रॉसिंग। ओके ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज गिवन एज डी। अब सीधी सी बात है, ये अपने को सीधा एक वेलोसिटी देगा, साइड में एक वेलोसिटी देगा, तो सीधी सी बात है उसका एक रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलेगा बीच में से। मैं उसको दूसरे इंक से बना के दिखाता हूँ, इसके बीच में से वेलोसिटी निकलेगा, है ना। एंड ये कंपोनेंट जो है ना ये सीधा मतलब इसी वजह से मतलब ये बंदा सीधा आने की कोशिश कर रहा है लेकिन रिवर उसको धकेल रहा है, तो बंदा एक्चुअली ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो सीधा आके रिवर के यहाँ पर टकराएगा। अगर ऐसा आता तो यहाँ पर आके टकराता, तो इधर से लेकर इधर जाके वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। दिस डिस्प्लेसमेंट इन द बुक इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन दिस डिस्प्लेसमेंट एज एक्स, एक्स बोला इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को। अब सवाल ये है कि अगर टाइम मिनिमम लगता है तो एक्स का वैल्यू कितना है। ऑप्शन में से पता चला ये चीज। देखो अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना, आप ऑप्शन देखिए, इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम देन एक्स इक्वल टू, तो हमें ये चेक करना है कि भाई ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। ओके अगर मिनिमम टाइम पे एक्स का वैल्यू इतना है तो एक्स तो दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, एक्स उससे छोटा नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई टू डू दिस। एनीवे सो मिनिमम टाइम पे ये एक्स डिस्टेंस कवर करना है। देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब सबसे पहले एक्स का वैल्यू हमें निकालने के लिए चाहिए होता है एक्स इक्वल टू, एक्स इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, एंड ये डिस्प्लेसमेंट जो है अलोंग दी एक्स है। तो अलोंग दी एक्स का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगा आपका आंसर, दैट इज एक्स इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाय टी। बट इसमें टी के बारे में हमें आइडिया नहीं है तो टी पता करते हैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट से। तो वर्टिकली जब ये आने की कोशिश कर रही है तो उसका वेलोसिटी है v, उसका डिस्प्लेसमेंट है t। तो आई कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें से मुझे टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी मिलेगा। ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दैट विल गिव मी u मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन v। तो therefore your answer will be du by v। am I clear? यहाँ पर हम लोग ने बेसिकली प्रूव किया कि टाइम जब मिनिमम होता है तो x का वैल्यू ये होता है। अब सेकंड केस में x कैनॉट बी लेस देन दिस, मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई जो x का वैल्यू है ना वो ये मिनिमम वैल्यू है, ये वैल्यू मतलब इससे बड़ा हो सकता है बट इससे छोटा नहीं हो सकता।
एक्चुअली स्पीकिंग इस चीज का गारंटी हम लोग दे नहीं सकते, इसी वजह से सेकंड ऑप्शन को हम लोग करेक्ट नहीं बोल सकते। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, फॉर एक्स टू बी मिनिमम he has to swim in a direction making an angle of pi by 2 plus sine of this. ओके, तो x को मिनिमम रखने के लिए कौन से डायरेक्शन पे स्विम करना पड़ेगा, चेक करते हैं। चलो वो कंडीशन अभी देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाला कंडीशन किसके लिए था, ये सम नंबर 45 है। ओके, ये फर्स्ट वाला कंडीशन था फॉर मिनिमम टाइम swimmer has to swim directly across the या फिर रिवर, मतलब वो रिवर के डायरेक्टली परपेंडिकुलर पे स्विम किया तब जाके वो मिनिमम टाइम पे काम कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड वाला केस देखते हैं। इससे पहले ये बना Sir, देंगे। 2 minutes. ओके, नहीं ये लिखने के लिए टाइम दूंगा ना बेटा, डोंट वरी मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको। तो फॉर मिनिमम टाइम की पूजिता अपने आप को जरा म्यूट कर सकते हैं आप, वेरी गुड। या अभी सेकंड कंडीशन में वो चाहते हैं कि भाई ये जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट है ये जितना हो सके कम होना चाहिए। एक्स का डिस्प्लेसमेंट कम होना चाहिए, मतलब जो स्विमर है ना ऐसा टेढ़ा जाने की जगह पे, स्विमर जब सीधा जाने की कोशिश कर रहा था वो टेढ़ा ऑटोमेटिकली हो गया बिकॉज ऑफ रिवर। तो स्विमर अगर सीधा आ सकता था तो एक्स तो जीरो भी हो सकता था। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि एक्स को मिनिमम करना है, मतलब एक्स को हम जीरो भी कर सकते हैं। अब जीरो कैसे करेंगे एक्स को, देख लीजिए एक बार। हम चाहते हैं कि भाई स्विमर है ना ऐसा सीधा है, उसका रिजल्टेंट जो है ना वो ऐसा ऐसा आए वो सीधा, लेकिन उसके पास कौन से वेलोसिटीज अवेलेबल है, एक वेलोसिटी उसको रिवर दे रही है जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसको खींच रही है। ओके, अब दूसरा उसको उसके कम पे वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि रिजल्टेंट ये रेड कलर हो। दैट मीन्स उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर के अगेंस्ट थोड़ा इंक्लाइंड स्विमिंग करना पड़ेगा। जब वो इंक्लाइंड स्विमिंग करेगा तब जाके रिवर के ऑपोजिशन के बाद वो स्ट्रेट स्ट्रेट आगे आ सकती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो द स्विमर इज ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द रिवर सो दैट रिवर उसको धकेल के स्ट्रेट लाइन पे भेज दे, ऐसा। हुँ? तो यहाँ पर क्या टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ एक्स कम हो जाएगा। तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। और मिनिमम एक्स the swimmer needs to against swim at an angle against the river and x can be 0। एक्स जो है ना वो जीरो भी हो सकता है, मतलब ऐसे मिनिमम होने की भी जरूरत नहीं है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कितने एंगल से उसने स्विम किया है, सॉरी या ये कितने एंगल से उसने स्विम किया है वो हमें चेक करना है, ये एंगल चेक करना है। अब ये एंगल में इतना तो क्लियर है कि भाई ये तो 90 है। ओके, 5/2 है। अब चलो इसके आगे का एंगल ही चेक करना है। सॉरी, चेक करेंगे, नो इश्यूज। चलो इस पे काम करते हैं, इसको मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ। अगर ये थीटा रहेगा तो या फिर हाँ कैसे भी चल जाएगा। मैं एक बार ऑप्शंस देख लेता हूँ, ऑप्शंस में कैसा टाइप का दिया हुआ देख लेता हूँ। ऑप्शंस में साइन का टर्म दिया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। इसको एनीवे रख लेता हूँ। ये अगर थीटा है तो सीधी सी बात है, दिस इज वी, ये कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा एंड ये कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा। मानते हो कि नहीं, अब तक कोई डाउट?
अभी हम इस v को इस तरह रख रहे हैं कि, ध्यान से सुनना मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, हम इस v को इस तरह रख रहे हैं कि भाई मेरा जो स्विमर जो है ना वो एक्चुअली v cos थीटा की स्पीड से आगे जाना चाहिए, एंड इसका v sin थीटा का कंपोनेंट जो है ना वो रिवर के कंपोनेंट को कैंसिल करना चाहिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि v sin थीटा रिवर को कैंसिल करे, ऑब्वियसली अगर वो v sin थीटा रिवर को कैंसिल किया तब जाके ये स्विमर आगे जा पाएगा ना। अगर रिवर का कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा तो वापस ये साइड की तरफ खिसकता जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि v sin थीटा u को कैंसिल करे, इसका मतलब u इज इक्वल टू v sin थीटा, एक एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, एंड पिछली बार कैसा था, ऐसा भी डिस्प्लेसमेंट d के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। इस बार लेकिन x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन d के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। तो d के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी वजह से हो रही है, ये वेलोसिटी की वजह से हो रही है। सो v cos थीटा इज इक्वल टू v अपॉन टाइम। ओके, तो ऐसे दो एक्सप्रेशन है अपने पास। अब इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके देखते हैं, क्योंकि इसमें से मैं थीटा निकाल सकता हूँ। दोनों में से कैसे भी थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ। इसमें से अगर थीटा निकाला तो आई कैन, मैं काम करता हूँ इसको साइड में लिख लेता हूँ, v cos थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी। इसमें से थीटा नहीं निकालेंगे क्योंकि इधर टी का इन्वॉल्वमेंट है, ऑप्शन में किधर भी टी नहीं दिखाई दिया था, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ तो मुझे दिखाई दिया था। ठीक है, तो u अपॉन v इज इक्वल टू साइन थीटा, therefore थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ u बाई v। तो अगर किसी ने पूछा कि भाई सॉरी, x को मिनिमम रखने के लिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। x का वैल्यू जीरो रखने के लिए इसको कितना एंगल मेंटेन करना पड़ेगा, u से लेकर कितना एंगल मेंटेन करना पड़ा, इसको 90 प्लस थीटा एंगल मेंटेन करना पड़ा। therefore जो भी एंगल इसको मेंटेन करना पड़ा दैट वाज 90 प्लस ये थीटा का वैल्यू कितना है भाई, साइन इनवर्स ऑफ u अपॉन v, एंड दैट्स योर ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। एक है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, एंड दूसरा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट।